बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज का जो हमारा सेशन है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जब एक कैंडिडेट रिकमेंड कर दिया जाता है, फाइनली रिकमेंड हो जाता है, तो उसके बाद क्या तरीक़ेकार होता है, क्या लाहे अमल होता है, उसके बारे में हमने बात करनी है। और स्पेशली हम कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे सीनियर ऑडिटर के बारे में। जो हमारे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स सक्सेसफुल हुए हैं, जो कामयाब हुए हैं, फाइनली रिकमेंड किए गए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, उनके काफ़ी सारे रिपीटेडली क्यूरीज आ रही थी, क्वेश्चंस आ रहे थे। उनमें से कुछ ने सर्विस ज्वाइन करनी है पहले वाली सर्विस से रिज़ाइन करके, तो ये कैसा तरीक़ेकार होगा, कैसे उनको क्या करना चाहिए, ये आज के इस सेशन में मैं आपको गाइड करूँगा। और ये तो कॉन्टेक्स्ट है सीनियर ऑडिटर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तनाज़ुर में। अगर आपकी अपॉइंटमेंट किसी और पोस्ट के हवाले से होती है तो भी तरीक़ेकार यही होता है, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाती है और आपने जो जिस ऑफ़िस में कांटेक्ट करना होता है, तरीक़ेकार वही रहता है, मिनिस्ट्री बदल जाती है, यानी कि वो इदारा बदल जाता है। थोड़ा सा फ़र्क ये होता है। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वक्तन फ़वक्तन जो आपकी क्यूरीज़ होती हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको सॉल्व करें। सबसे पहले तो सीनियर ऑडिटर के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनको मैं ये गाइड करूँगा कि उनको सीनियर ऑडिटर्स फर्दर प्रोसीजर आफ्टर FPSC रिकमेंडेशन। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको पहले क्लियर करते चलें कि FPSC जो है ये आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, ये रिकमेंडिंग अथॉरिटी है। ठीक है जी, आपको रिकमेंड कर सकती है कि ये हमें सूटेबल कैंडिडेट लगा है, तो ये रिकमेंडेशन देता है किसको, उस डिपार्टमेंट को जिस डिपार्टमेंट ने इनको पहले रिक्वेस्ट की होती है। यानी कि फर्दर डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट का इदारा होता है, जब भी उसने गज़टेड पोस्ट नॉर्मली BPS 16 टू जितनी भी उससे ऊपर 17, 18, 19 जितनी भी होती, उसको जब अपने रिक्रूटमेंट रूल्स के मुताबिक सीट वैकेंट होती है और बाहर से डायरेक्ट एम्प्लॉय को रिक्रूट करना होता है, तो वो अपनी रिक्वेस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजता है। और इसके लिए सरप्लस रूल वगैरह इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से भी कंसल्ट किया जाता है कि आपके पास इस तरह की क्वालिफ़िकेशन रखने वाला कोई एम्प्लॉय अगर अवेलेबल है उनके पूल पे, तो वो उसको रिकमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो उसको NOC दे देते हैं और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फर्दर अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करता है। यानी कि जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले ऐड दिया जाता है। ऐड देने के बाद अप्लाई करने की जो डेट होती है वो मेंशन होती है, विद इन 15 to 20 डेज़ उसमें अप्लाई करते हैं लोग। फिर तीसरे नंबर पे जाके उनका स्केड्यूल आता है, तो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो क्या करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है कि वो भेजें, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर होता है। जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया होता है, उसके तनाजुर में उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और सम टाइम यहाँ पे एक प्रोसीजर ये भी हो जाता है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और उसके बाद अगेन शॉर्ट लिस्टिंग होनी होती है डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह जो रिटन टेस्ट होता है, ये नॉर्मली कुछ डिपार्टमेंट्स होती हैं उसमें BPS 16 का भी होता है, नॉर्मली BPS 18, 19, 20 उनके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बेसिस पे ही आगे चला जाता है, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह के बाद शॉर्ट लिस्टिंग, वही प्रोसीजर 5 नंबर पे जो यहाँ पे दोनों में से जो भी पहले करना हो वो किया जाता है। और उसके बाद 6 नंबर पे इंटरव्यू किए जाते हैं जो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, और उनका इंटरव्यू के बाद फाइनली जो है वो रिकमेंडेशन की जाती है।
तो यहाँ तक तो सबको तकरीबन प्रोसीजर्स का पता है कि रिकमेंडेशन कैसे एफपीएससी अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करता है। लेकिन इससे फर्दर जो हमने बढ़ना है कि एफपीएससी ने लेट्स सपोज सीनियर ऑडिटर की अब जब बात करते हैं तो 1006 वैकेंसी थी जब डिपार्टमेंट ने डिमांड की थी कि हमें टेस्ट कंडक्ट किया जाए। तो एफपीएससी ने अपने जो प्रोसीजर्स हैं उनके मुताबिक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया था। ठीक है जी, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए, इनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं था और उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई। फिर उनको जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जो लिस्टें लगी उसके बाद जिनके डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनको कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करें। फर्दर उनको इंटरव्यू के लिए फिर कॉल किया गया जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे। ठीक है जी, स्पेलिंग के मिस्टेक आगे पीछे थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इंटरव्यू जो है होने के बाद फिर जो है मेरिट लिस्ट आपकी बनी जिसमें एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन नहीं होती बल्कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, ये दोनों कंसीडर किए जाते हैं। और उसके बाद जो टॉप पे आए 1000 लोगों की अभी लिस्ट लग गई है। ठीक है जी, जो रिकमेंडेशन की लिस्ट लगी है। अब इसमें 1000 जो लोग जिनका लिस्ट में नाम है, कई सारे अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो सकता है जिसकी हेल्थ उस लिहाज से ना हो वो ज्वाइन कर सके, किसी की डेथ हो सकती है, कोई फ़ॉरेन में जा सकता है। कुछ इनमें से ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने किसी और सर्विस को ज्वाइन कर लिया हो और उनको ये लगता हो कि वो ज़्यादा बेहतर जॉब कर रहे हैं। ऑलरेडी बीपीएस 17 की हो सकती है। ठीक है जी, 17 स्केल की जॉब हो सकती है जो वो कर रहे हूँ, तो इसलिए वो इवैल्यूएट करते हैं कि जी हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब वो अपना माइंड बना लेते हैं कि हमें जो ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है सर्विस उसको कंटिन्यू करेंगे और इसको ज्वाइन नहीं करते, तो इसमें क्या होगा कि 900 तकरीबन जो लोग हैं, लेट्स सपोज अज्यूम किए कि 900 लोग जो हैं वो रिपोर्ट कर देते हैं कि जी हमने ज्वाइन करना है, बाकी कहते हैं कि हम ज्वाइन नहीं करते। तो जो लिस्ट में फर्दर लोग 1000 के बाद यानी कि 1000, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे खड़े हैं लोग, उनको कॉल लेटर इशू किए जाएंगे कि आप अपनी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं और रिवाइज लिस्ट लग सकती है। तो जो जिनका अच्छा इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा, जिनके अच्छे नंबर होंगे, वो अगेन लिस्ट में उनके चांस बन जाते हैं, तो उनको भी कॉल किया जाता है बाद में। अच्छा, यहाँ पे एफपीएससी जो है आपको भी इन्फॉर्म करेगा। एफपीएससी की रिकमेंडेशन पे अगेन आ जाते हैं, एफपीएससी के रिकमेंडेशन की लिस्ट के ऊपर, उसके बाद स्टेप्स क्या हैं। ठीक है जी, एफपीएससी ने रिकमेंडेशन की लिस्ट किसको भेजता है? डिपार्टमेंट कंसर्न को, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी लेटर इशू किया जाता है कि आपने कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि एमओडी है उसको रिपोर्ट करनी है और उनका फ़लाँ सेक्शन ऑफिसर आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये जो एफपीएससी है नॉर्मली आपको लेटर इशू कर देता है रिज़ल्ट के फ़ौरन 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है जी, एफपीएससी का जो लेटर आपको मिलता है उसकी बेसिस पे आपने एमओडी आपको अप्रोच करता है। एमओडी आपको एक लेटर इशू करता है जिसको हम ऑफ़र लेटर कहते हैं। ठीक है, एफपीएससी ने क्या भेजा? रिकमेंडेशन, और उस कंसर्न डिपार्टमेंट ने आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जिसका ड्यूरेशन नॉर्मली 30 डेज़ होता है। उसके अंदर आपने उस कंसर्न डिपार्टमेंट के अप्रोच करनी होती है और उनको बताना होता है कि जी मैं अपना लेटर लेके ये आ चुका हूँ। वो फर्दर आपको मेडिकल के लिए रेफ़र करते हैं या आपको पॉली क्लिनिक या कोई भी हॉस्पिटल है उसमें रेफ़र कर सकते हैं जहाँ से आपने मेडिकल करवाना है, या सीएमएच वगैरह। जहाँ से मेडिकल होने के बाद वो मेडिकल फ़िटनेस प्लस आपका जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है वो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं और उसके बाद आपको लेटर इशू किया जाता है कि आप सर्विस के लिए विद इन 30 डेज़ या फिर इतने इस डेट तक अप्रोच कर सकते हैं। सबको एक डेट दी जाती है, इस डेट तक आप लोगों ने मेडिकल करवाने के बाद एमओडी की फ़लाँ डिपार्टमेंट को सीएमए है या जो भी है उसको पीएमएडी जो है उसके फ़लाँ ऑफिस में आपने रिपोर्ट करनी है फ़लाँ सेक्शन ऑफिसर को।
तो उसके बाद आपने ये जो आपको 1 महीने का टाइम दिया गया होता है, ये फाइनल रिकमेंड जो ज्वाइनिंग होती है आपकी, यानी कि आपकी अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि कंफर्म मेडिकल का होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर एज ए सीनियर ऑडिटर दिया जाएगा, और जिसकी बेसिस पे आपने जाके अपनी जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं आप, BPS 1 से लेके 15 तक कहीं पे भी सर्विस कर रहे हैं, तो इस अपॉइंटमेंट लेटर के अगेंस्ट आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। आपका जो चैनल होता है वो आपको एडमिन ब्रांच बता देती है, और एप्लीकेशन देनी होती है कि जी मेरी रिकमेंडेशन, ये मैंने प्रॉपर चैनल से अप्लाई किया था और ये मेरी जो है अपॉइंटमेंट हो चुकी है इस डिपार्टमेंट में, मुझे सर्विस से रिलीज़ किया जाए, ठीक है, या मुझे सर्विस से NOC जो आपको मिली होती है उसकी बेसिस पे आपको इस सर्विस से जो है वो एक डिस्चार्ज किया जाए, और आपने फर्दर जाके ज्वाइन करना होता है, और आपको लास्ट पे सर्टिफिकेट LPC भी लेनी होती है, जिसकी बेसिस पे आपके आगे जाके सैलरी फिक्स होती है, ठीक है जी। और ये तरीक़ेकार होता है जिससे आपने अपनी जिस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं वहाँ से रिज़ाइन करने का तरीक़ेकार होता है एप्लीकेशन के ज़रिए से, वो पैटर्न आपको अवेलेबल होता है, अपनी डिपार्टमेंट का अपना तरीक़ेकार होता है, और फिर जो है आपने इस डिपार्टमेंट को जाके ज्वाइन करना है, और आप अपनी ड्यूटीज़ अज्यूम कर देंगे, ट्रेनिंग आपसे करवाते हैं या व्हाट्सएवर। लेकिन यहाँ पे अगेन आपको मैं बताता चलूँ, जितने सीनियर ऑडिटर के रिकमेंडेड एस्पिरेंट्स हैं, हमारे एस्पिरेंट्स जिनको जो है एक मौका मिला हम हार्वर्ड अकेडमी के साथ पढ़ने का, हम CSS 2024 और स्पेशल CSS के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनकी मंथली बेसिस पे एक टॉपिक गिवन होंगे, जिनके टारगेट दिए गए होंगे मंथली बेसिस पे, और मंथली बेसिस पे उनके 2 हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। तो BPS 16 पे आपने रुक नहीं जाना, BPS 17 और इसके अलावा जो विद इन एज है CSS के लिए भी उनकी जिनके पास चांस है वो CSS की तरफ भी तवज्जो करें, और हार्वर्ड अकेडमी जो है ऑनलाइन अपना कोर्स और तैयारी जो है वो ऑफ़र करेगी इंशाल्लाह। और जिस तरीके से आपने ये अपने टारगेट्स को अचीव किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके लिए आसान होगा। मज़ीद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।